नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित होने वाले विभिन्न प्रकार के एग्जाम जैसे UPSSC, UPPSC, बार्क, इसरो, DRDO, UPRONL, HNHPC, इन सभी एग्जाम से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अभी तक मैंने अनेक विषयों के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से संबंधित क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन कन्वेंशनल रेफ्रिजरेंट व्हाट इज द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। इन्होंने कहा है कि जो कन्वेंशनल रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उसमें से कौन सा एलिमेंट है जो ओजोन डिप्लीशन के का कारण बनता है। तो देखिए जिसका आंसर होता है, इसमें 4 ऑप्शन आंसर दिए हुए हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके हमको चूज करना कि इसमें से कौन सा है जो ओजोन के डिप्लीशन का कारण बनता है। तो ओजोन का डिप्लीशन जो मेनली होता है वो होता है क्लोरीन के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरीन के कारण। होता क्या है कि जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट से जो बाहर आते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की गैस जो बनती है जब ऊपर वायुमंडल पहुंचती है तो ये ओजोन से अभिक्रिया कर लेती है, ओजोन को O3 से अभिक्रिया कर लेती है और क्लोरीन, ठीक, ये दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर देते हैं, मतलब ओजोन के लेयर को डिप्लीशन का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ तभी संभव होती है जब अल्ट्रावायलेट किरणें या अल्ट्रावायलेट रेस की उपस्थिति होती है। तो क्लोरीन अल्ट्रावायलेट रेस की उपस्थिति में ओजोन से अभिक्रिया कर लेता है, उसको डिप्लेक्ट कर देता है, ठीक। तो ये इसका कारण, तो इसका कारण क्या है? सीधे सीधे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है, जो कि वह ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करता है। ओजोन लेयर पाई कहाँ जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, ठीक। तो उसमें ये याद रख लीजिए, अक्सर एग्जाम पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर कहाँ पाई, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। अब देखिए जो एलिमेंट होते हैं रेफ्रिजरेंट के, वो मुख्य क्या होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन। इन्हीं के नाम पे इनका नामकरण भी किया जाता है। तो देखिए अलग अलग रेफ्रिजरेंट का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा उसका मैं बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला केस है, ठीक, ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला जो से है, सबसे पहला है केस ए। जो केस ए है, पहला केस है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। मीथेन में क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि एथिलीन में क्या है? डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इस प्रकार के रेफ्रिजरेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। अगर उससे अधिक बॉन्ड है, ये कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड पाए तो उसको क्या कहा जाएगा? अनसैचुरेटेड कहा जाएगा, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो अगर हमारा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है, यानी कैसा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग रेफ्रिजरेंट का नाम लिखेंगे? देखिए अगर मान लीजिए कोई रेफ्रिजरेंट है जिसमें कार्बन के M मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के N मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, फ्लोरीन के P मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोरीन के Q मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, मतलब इतने एटम हैं। तो कार्बन के M, हाइड्रोजन के N, फ्लोरीन के P और क्लोरीन के Q, ठीक। तो इसमें क्या, इसका नाम कैसे रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा R इक्वल टू, इसको पहले वर्ड जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा M-1, ठीक, और दूसरा अंक जो लिखा जाएगा वो N+1 और तीसरा जो लिखा जाएगा वो इंटू P लिखा जाएगा, बस। और बाकी को है क्लोरीन से सेटिस्फाई हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए कोई रेफ्रिजरेंट R, ठीक, कितना कोई रेफ्रिजरेंट क्या है? R134 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जब नाम लिखा जा रहा है तो मतलब कार्बन के जितने एटम्स है उससे 1 नंबर कम कर दिया जाता है, हाइड्रोजन के जितने अंक है उससे 1 नंबर बढ़ा दिया जाता है, और फ्लोरीन जितने हैं उससे 1 नंबर कम, मतलब उतना ही लिख दिया जाता है। तो अगर कोई रेफ्रिजरेंट कितने हैं, आपका नाम R134 है, तो इसमें कितने मतलब इसमें कार्बन कितने हो जाएंगे? इसमें कार्बन हो जाएंगे, मतलब ये M-1, तो M-1 इक्वल टू 1 रख दीजिए, एक M-1 इक्वल टू 1, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा? M इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे? इसमें 2 कार्बन हो जाएंगे, ठीक। और दूसरा वर्ड कितना लिखा है?
3 मतलब n+1, तो 3 इक्वल टू n+1 रख दीजिए, तो ये केस क्या हो जाएगा n+1, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 - 1 2, तो मतलब इसमें n की वैल्यू कितनी है 2, मतलब हाइड्रोजन कितने आइटम हो जाएंगे 2। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, तीसरा अंक क्या लिखा है 4 इक्वल टू p लिखा है, तो मतलब p इक्वल टू 4, तो मतलब इसमें फ्लोरीन कितने आइटम हो जाएंगे 4 आइटम हो जाएंगे, मतलब 4 एटम हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर 1 3 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि C मतलब 1 m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और ये 3 H की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और फ्लोरीन की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और बाकी जितना बचा उसे क्लोरीन से हम लोग सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक, तो देखिए एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास कोई भी रेफ्रिजरेंट का नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए R1134 को फिर से, तो इसको क्या करना है, अगर रेफ्रिजरेंट का नाम दिया हुआ है और ठीक और सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, बस सीधे सीधे कैसे करेंगे, जो पहला अंक लिखा है कार्बन लिखेंगे और जो पहला अंक लिखा है उससे एक बढ़ा देंगे तो C2, और दूसरा अंक लिखा है जो उसको हाइड्रोजन तो उससे एक कम करके लिख देंगे 2। ठीक, फिर तीसरा F लिखेंगे और जो तीसरा अंक लिखा उसको सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से, और बाकी जो है उसको क्लोरीन से सेटिस्फाई कर देंगे। तो क्लोरीन सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या रूल पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि जब भी सैचुरेटेड कार्बन होता है तब उसमें N+P+Q इक्वल टू कितने होते हैं 2m+2 होने चाहिए। ठीक, तो इस फार्मूले में हम लोग रख करके अगर हमको N की वैल्यू, P की वैल्यू, Q की वैल्यू पता, M की वैल्यू पता है तो हम लोग Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे N की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो 2 है, तो ये N इक्वल टू 2, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 2 है, और Q की वैल्यू कितनी है 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8, 2 इसमें से घट जाएगा 6/3, तो M की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ N की वैल्यू हमको क्या करना है, N की वैल्यू कितनी दी है, N की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 2 है, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 4 है, ये 4 है। ठीक, Q की वैल्यू हमको निकालना है, और M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 दूनी 4, और यहाँ 4 से 4 का 2 कैंसिल, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, क्लोरीन की वैल्यू आ जाएगी 1, तो Q की यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमको रेफ्रिजरेंट का नंबर दिया हुआ है, रेफ्रिजरेंट डेजिग्नेशन दिया है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं उसका क्या निकाल सकते, उसका फार्मूला निकाल सकते हैं, उसका केमिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको केमिकल फार्मूला दिया हुआ है और हमको उसका डेजिग्नेशन निकालना है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, तब मान लीजिए मीथेन है। ठीक, मीथेन का अगर हमको, ये सैचुरेटेड है मीथेन, इसका हमको निकालना है कि इसका अगर रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ की जाती तब कैसे यूज़ किया जाता। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्बन यानी नंबर ऑफ M कितना दिया हुआ है, M की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, और मतलब हम इसको कंपेयर किससे करें, CM HN FP और ClQ, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो M की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू 4 है। ठीक, उसके बाद क्या है, P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू भी 0 है। तो इस रेफ्रिजरेंट का नाम कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू कितना होना चाहिए, हम फार्मूला क्या है R M-1, तो M-1, तो ये 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। ठीक, फिर N+1, तो इसके +1 तो ये 5 हो जाएगा, इंटू P कितना 0, तो 0, तो ये हो जाएगा। अगर हम लोग मीथेन का नॉमनक्लेचर लिखना चाहें तो नॉमनक्लेचर हो जाता है R050। तो इस प्रकार से हम लोग नॉमनक्लेचर कर सकते हैं। दिया हुआ अगर रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है तो उससे हम लोग उसका नाम लिख सकते हैं, उसका मतलब नॉमनक्लेचर लिख सकते हैं, और नाम दिया हो तो उससे हम लोग उसका केमिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नाम दे करके उसका केमिकल फार्मूला पूछ सकते हैं और केमिकल फार्मूला दे करके उसका नाम भी पूछ सकता है। तो ये जो तरीका था ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का था। अगर दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है तो उसका जैसे मान लीजिए इसका नाम हमारा है 134 होता, पुराने सैचुरेटेड कार्बन के हिसाब से उसका नंबर क्या होता 134 होता, तो अपनी तरफ से एक आगे 1 और लगा दिया जाता है। तो अपनी तरफ से 1 एक और लगा दिया जाएगा,
तो जैसे अगर हम लोग सैचुरेटेड कार्बन के हिसाब से उसका नाम लिखते तो 134 आता, तो अगर क्योंकि लेकिन अनसैचुरेटेड तो अपनी तरफ से एक और लगा दिया। ठीक, तो अगर हम लोग क्या करना है तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई रेफ्रिजरेंट का नाम 4 अंकों का है, मतलब उसके बाद रेफ्रिजरेंट के बाद 4 अंक लिखे हुए हैं, तो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होता है। अगर 3 अंकों का है तो वो मोस्टली सैचुरेटेड होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अनसैचुरेटेड का नाम इस तरीके से लिखा जाता है। अब अगर मान लीजिए किसी अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या है, इसमें कार्बन की संख्या Cm है और हाइड्रोजन की N है, ठीक, फ्लोरीन की P है और क्लोरीन की Q है। इतने नंबर्स ऑफ एटम्स उसमें है। तो उसका रेफ्रिजरेंट का नाम कैसे लिखा जाएगा, रेफ्रिजरेंट का नाम लिखा जाएगा सबसे पहले तो अनसैचुरेटेड अपनी तरफ से 1 लगा दिया, फिर जितने कार्बन के एटम है यम है तो उसमें से एक घटा कर लिख दिया, फिर जितने हाइड्रोजन के एटम्स है उसमें एक बढ़ा के लिख दिया, ठीक, और अगर फिर उसके बाद फ्लोरीन कितने हैं वो लिख दिया है। तो इस तरीके से हम लोग किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो हमको अगर क्या दिया हो, किसी का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वो दिया हो, संरचना दी हो, तो उसके साथ हम उस रेफ्रिजरेंट का नाम लिख सकते हैं। ठीक, और इसी प्रकार का हमको नाम दिया हो, जैसे मान लीजिए हमको दिया है कि कोई एक रेफ्रिजरेंट है R जिसका नंबर है 1150, तो अब हमें इसकी संरचना निकालनी है। तो इसकी संरचना कैसे निकलेंगी, 4 अंक है तो इससे हमें पता चलेगा पहला अंक तो इसीलिए दिया है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है। उसके बाद दूसरा अंक दिया है 1, तो हम जानते हैं कि अगर नॉमेनक्लेचर में जितना लिखा होता है उससे कार्बन के एक एटम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नाम लिखते वक्त हम एक घटा दिए हैं तो असल में एक ज़्यादा हो जाता है। तो C का एक वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 से बढ़ा करके 2 हो जाएगी। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 5 है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का नंबर एक बढ़ा के लिखा जाता है तो इसको एक कम कर देते, हाइड्रोजन का नंबर H4 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्या लिखा जाता है, जो तीसरा अंक है वो फ्लोरीन का नंबर लिखा जाता है तो F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चल गया कि इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और फ्लोरीन कितने हैं, 0 फ्लोरीन है। तो ये क्या है, C2H4 हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में अगर आपको अनसैचुरेटेड का दिया होगा तो ये भी बताएगा कि उसमें कितनी जगह पे कितने डबल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो इसमें क्योंकि हम मान लेते हैं कि इसमें कि सारे जितने डबल बॉन्ड है तो क्योंकि यहीं पे एक ही डबल बॉन्ड लगते ही ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, तो उसको इससे सीधा सीधा पता चलेगा C2H4, क्योंकि C2H4 को बना के दिखाइए। तो ये हमने C2 बनाया, H4 4 तो 4 लगा दिए, 1 2 3 4 कार्बन है और इतना ही है। अब कार्बन की देखो ऑलरेडी 3 बैलेंस ही हो रही, बस एक डबल बॉन्ड अपने आप यहाँ लगेगा तो हो जाएगा सैचुरेटेड। तो इसमें बस स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी कि इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट में किस जगह डबल बॉन्ड लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा है और उसमें एक से अधिक बॉन्ड लगने की संभावना है तब वहाँ पर दिया होगा। ठीक, तो इस प्रकार से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ किया जा रहा है तो हम लोग इस्तेमाल उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब अगर हाइड्रोकार्बन ना सैचुरेटेड ना अनसैचुरेटेड, इनऑर्गेनिक टाइप, मतलब कार्बन क्या है, कार्बन के जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कहा जाता है, और जो कार्बन के यौगिक नहीं होते हैं उनको इनऑर्गेनिक कहा जाता है। तो जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए NH3 ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है, H2O को अगर हम लोग यूज़ करें या एयर यूज़ करें, ठीक, तो अगर इन सब को यूज़ कर रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करें तो क्या है, अगर इनको यूज़ कर रहे हैं तो ये इनके नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किए जाते हैं। तो इनके नॉमेनक्लेचर करने का तरीका है कि ना R फिर लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे 700 प्लस इनका जो मॉलिकुलर वेट है, जो भी रेफ्रिजरेंट का मॉलिकुलर वेट है, मॉलिकुलर वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है उन दोनों को जोड़ देंगे, उसको 700 में जोड़ करके उसका नाम लिख देंगे। तो उदाहरण के लिए अगर H2O ले तो H2O का मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 और ये 2 तो 18। तो जल का अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 718। तो जल अगर हम लोग ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ करें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 718 हो जाएगा। इसी प्रकार अमोनिया का अगर यूज करना चाहें तो 28 29 30 कितना हो जाएगा, 14 15 16 17। ठीक, तो कितना हो जाएगा अमोनिया का 17, तो R 7 लिखेंगे और क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 है तो 717। तो अमोनिया क्या नाम हो जाएगा, अमोनिया का नाम हो जाएगा 717। जल के लिए 718। अगर एयर दिया है, देखिए तो एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 29 माना जाता है। तो अगर एयर को ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, उसका कितना हो जाएगा रेफ्रिजरेंट का नाम, उसका रेफ्रिजरेंट का नाम हो जाएगा
9 ये हो जाएगा। ठीक, तो कभी कभी रेफ्रिजरेंट के नाम दिए होते हैं और हमको पता करना होता है उसका क्या करना है, उसका हमको नॉमेनक्लेचर करना है, मतलब उसका डेजिग्नेशन लिखना होता है, या फिर कभी कोई डेजिग्नेशन दिया होता है तो हमें उसका नाम लिखना, उसका हमको मॉलिक्यूलर मतलब संरचना लिखनी होती है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेंट्स का नॉमेनक्लेचर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग ऑफ वेपर इन द एवापोरेटर एंड सब कूलिंग ऑफ कंडेंसेट इन द कंडेंसर फॉर द सेम कंप्रेसर वर्क। ठीक, इन्होंने कहा है कि सुपर हीटिंग कर दी गई है वेपर की एवापोरेटर में और कंडेंसेट में उसकी क्या कर दी गई, सुपर कूलिंग कर दी गई है, सब कूलिंग कर दी गई है, तो कंप्रेसर वर्क सेम रखा गया है। तब इन्होंने कहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, देखो तो देखिए क्या करना है, ये देखिए अगर हम लोग रेफ्रिजरेंट को इस प्रकार से बढ़ा दें, ठीक, देखिए अगर सुपर कूलिंग, देखिए क्या होता है, देखिए नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल अगर बनेगा, नॉर्मल अगर हमारा रेफ्रिजरेंट मतलब वर्क बनाए तो इस प्रकार से प्रोसेस बनेगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 TS डायग्राम पर। ठीक, अब अगर वेपर की सुपर हीटिंग हो जाती है तो क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट यहाँ ना नहीं करके थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है तो इस पॉइंट पे। ठीक, फिर यहाँ से उसका कंप्रेशन होता है और फिर वापस इसी पॉइंट पे लौटता है, तो ये क्या है एक्स्ट्रा हो जाता है, ये मतलब यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा, कंडेंसर का वर्क भी थोड़ा बढ़ जाएगा। और काश में कहा कि सब कूलिंग एट कंडेंसेट, तो सब कूलिंग कंडेंसेट का मतलब क्या होता है कि कंडेंसेट यहीं तक होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसके और ज़्यादा तक कंडेंसेट हो जाता है, तो ये कंडेंसेट यहाँ तक आके बढ़ गया, ये तो हो गया 2। तो यहाँ देखो इसको कहते हैं, इसे कहा जाता है सुपर हीटिंग हो रही है एवापोरेटर में, इसको कहा जाता है कंडेंसेट में सब कूलिंग हो रही होती है। इन्होंने कहा है कंप्रेसर के वर्क को सेम रखा गया है, तो इस आधार पर हमको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि COP बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखिए अगर हम लोग सुपर हीटिंग कर दे रहे हैं, कंप्रेसर वर्क सेम रख रहे हैं, तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि पहले हमको सिर्फ इतना ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था, अब हमको इतना एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, बढ़ जा रहा है। और इन्होंने क्या कहा है कि कंप्रेसर का वर्क कांस्टेंट है, उतना ही है, तो सीधा सीधा क्या है हम लोग देख रहे हैं कि सुपर हीटिंग कर देने से COP क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक, तो हम लोग सीधे सीधे समझिए कि एवापोरेटर में अगर रेफ्रिजरेंट की सुपर हीटिंग हो रही है तो हमारे जो है COP बढ़ जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि सब कूलिंग, तो अगर हम लोग सब कूलिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब कूलिंग के केस में अगर हम लोग सब कूलिंग देख रहे हैं इसका, तो मतलब उसमें सब कूलिंग में क्या किया जाता है, कंडेंसर को थोड़ा सा इसको और पीछे तक कंडेंस किया जाता है, इसके बाद इसकी क्या है थ्रोटलिंग की जाती है। तो सब कूलिंग से क्या होता है, सब कूलिंग से देखिए फिर यहाँ पे हमको पॉइंट ये जो यहाँ प्राप्त है उसके पहले प्राप्त हो जाता है, तो हमको अधिक मात्रा में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है। ठीक, तो अधिक मात्रा में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट प्राप्त हो तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, बढ़ जा रहा है। वर्क डन इन्होंने कहा सेम रख रहे हैं, तो वर्क डन सेम है, तो यहाँ पे भी क्या है COP बढ़ रहा है। तो मतलब कि अगर रेफ्रिजरेंट की एवापोरेटर में सुपर हीटिंग की जाए और कंडेंसेट में की सब कूलिंग कर दी जाए तो दोनों ही कंडीशन में COP क्या है, बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज द COP। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है In a refrigeration plant, if the condenser temperature increases, the power input to the compressor will। इन्होंने कहा है कि किसी रेफ्रिजरेशन प्लांट में यदि कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ता है तो द पावर इनपुट विल ऑफ कंप्रेसर विल, तो कंप्रेसर का पावर इनपुट क्या होगा। देखिए अगर हम लोग TS डायग्राम बनाते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का, वेपर कंप्रेशन साइकिल का TS डायग्राम, पेपर डोम है, ये आपका कंडेंसर प्रेशर है, ठीक, और ये आपका एवापोरेटर प्रेशर है, ये आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस है सब कूलिंग के बाद। ये कब सीधे सीधे ऐसा बना दीजिए, इस पॉइंट सब कूलिंग मत दिखाइए, तो सिंपल होता है ये। तो इन्होंने कहा है कि कंडेंसर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, तो मैंने जब भी इसके जो पहला इसके जस्ट लास्ट सेकेंड जो वीडियो बनाया था वो क्या बताए थे, उसमें हमने आपको बताया था क्या बताया था कि अगर कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ेगा
तो COP क्या है, घट जाएगा। और अगर कंडेंसर का टेम्परेचर कम होगा तो COP बढ़ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि कंप्रेसर के वर्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखिए कंडेंसर प्रेशर या टेम्परेचर रखे तो ये इधर जा रहा है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। कंप्रेसर को किया गया वर्क डन ये है 1 से लेकर के 2 तक, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर हम कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ा दिए, ये कंडेंसर टेम्परेचर हमने बढ़ा करके इस पॉइंट तक कर दिया, तो ऑब्वियसली ये लाइन क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे होती थी, ये लाइन भी इस तरह से आगे बढ़ जाएगी। तो अब जो कंप्रेसर को वर्क करना पड़ेगा ये 1 पॉइंट से लेकर 2 तक ना करके 2 डैश तक करना पड़ेगा, ठीक। तो मतलब थोड़ा सा वर्क डन ऊपर तक करना पड़ेगा, तो कंप्रेसर का वर्क क्या है, बढ़ जाएगा। तो सीधे सीधे जैसे समझिए कि जैसे जैसे कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ाएं या प्रेशर बढ़ाएं तो दोनों स्थिति में वर्क डन क्या है, कंप्रेसर का जैसे जैसे अगर हम कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ाएं या प्रेशर बढ़ाएं तो कंप्रेसर का वर्क डन बढ़ता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंक्रीज। इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका है कि जैसे ये अगर ये एक एवापरेटर प्रेशर या टेम्परेचर है, क्योंकि ठीक, और दूसरा एक कंडेंसर टेम्परेचर एंड प्रेशर है। कंडेंसर टेम्परेचर ले लीजिए, प्रेशर लीजिए, और ये एवापरेटर कंडेंसर है, प्रेशर ले लीजिए, ठीक, टेम्परेचर है, प्रेशर लीजिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वर्क डन हमको उतना ज़्यादा करना पड़ेगा, COP उतना ही कम हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी उतना ही कम हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना हम लोग कम करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम करेंगे, मतलब दोनों को जितना नज़दीक लाएंगे तो वर्क डन उतना ही कम देना पड़ेगा और COP हमको उतना अच्छा मिलेगा। तो इतना याद रखेंगे तो आप लगभग इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि कंडेंसर प्रेशर और एवापोरेटर प्रेशर या कंडेंसर टेम्परेचर एवापोरेटर टेम्परेचर दोनों एक दूसरे जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक हो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन हैज़ अ COP ऑफ 4, ठीक है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसका COP कितना है, 4 है। एक्सट्रैक्ट्स 10 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, मतलब जो अपना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो कितना दिया है उन्होंने, 10 किलो जूल दिया है कि कितनी हीट वो एक्सट्रैक्ट करता है कोल्ड रिजर्वायर से। इफ द मशीन इज वर्क एज अ हीट पंप हाउ मच हीट विल इट डिलीवर टू द एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा है कि अगर मशीन को हीट पंप की तरह यूज करें तो कितना वर्क डिलीवर करेगी। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि अगर ये COP किसका दिया, रेफ्रिजरेटर का दिया है, तो 4 दिया है। तो हम जानते हैं कि अगर रेफ्रिजरेशन का COP 4 दिया होता है, ठीक, तो हीट पंप का COP कितना हो जाएगा, हीट पंप का COP उससे एक अधिक होता है, वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो COP ऑफ, हम जानते हैं COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक। तो COP ऑफ हीट पंप कितना होगा, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए मतलब COP तो 5 हो गया। अब हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर के COP का फार्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के COP का फार्मूला होता है कि हीट रिजेक्टेड या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, 10 किलो जूल अपॉन वर्क डन कितना है, निकाल लेते हैं, और ये इक्वल टू कितना है, क्या है, 4K, है ना। तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 10/4, मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 किलोवाट, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। अब यही वर्क डन हमको किस में देना, हीट पंप में देना है। तो हम हीट पंप के COP का फार्मूला क्या होता है, हीट पंप के COP का फार्मूला होता है, वहाँ हो जाता है हीट रिजेक्टेड, ठीक, कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय वर्क डन, ठीक। तो इसका COP हमने निकाला है कितना है, 5 है। हीट रिजेक्टेड हमको निकालना है, वर्क डन हमने निकाल लिया है 2.5 है। तो हीट रिजेक्टेड कितना हो जाएगा, 2.5 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 किलो जूल, ठीक। तो हीट रिजेक्टेड कितना हो जाएगा, 12.5 किलो जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.5, ठीक। तो इसका आंसर है C। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनिया यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन नॉन कोरोसिव 2। हमने अभी आपको जब इसके पहले वाला वीडियो बना रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि अमोनिया जो होता है वो कॉपर के साथ क्या होता है,
कॉपर के साथ कोरोसिव हो जाता है, मतलब कॉपर के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्राइड बना लेता है, जिसके कारण उसको कोरोजन हो जाता है। ठीक, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जब भी हम लोग अमोनिया यूज कर रहे हो रेफ्रिजरेंट के रूप में, तो वहाँ पे हम लोग स्टील या फिर कास्ट आयरन का प्रयोग, स्टील या कास्ट आयरन या रॉट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज नॉन कोरोसिव टू, अमोनिया किसके प्रति नॉन कोरोसिव है, आयरन और स्टील के प्रति। तो ये इसका आंसर है। कॉपर एंड कॉपर अलाइज क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल इज रिक्वायर्ड टू रिमूव हीट फ्रॉम द रूम at a rate of 25 किलोवाट to maintain its temperature constant at 20 डिग्री सेल्सियस। इनका एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है। ठीक, और ये रिमूव कर रहा है हीट, रूम से कितनी हीट रिमूव कर रहा है, 25 किलोवाट, मतलब आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो कितना है, 25 किलोवाट। टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारा जो लोअर टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसी टेम्परेचर मेंटेन करना है। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बीइंग 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये हमारा हायर टेम्परेचर है जहाँ पे एग्जॉस्ट किया जा रहा है। द पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस एयर कंडीशनिंग सिस्टम विल बी, इन्होंने कहा एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमको कितना पावर देना पड़ेगा। तो देखिए सीधा सीधा समझिए कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होते हैं वो एक ही प्रिंसिपल पर काम कर रहे होते हैं। तो मतलब दोनों के लिए सेम फार्मूला, दोनों का तरीका एक, सब कुछ एक ही होता है। बस अंतर क्या होता है, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम वो खुले में होता है तो उससे हम लोग एयर को ठंडा करते रहते हैं, फ्रिज जो होता है वो बंद होता है तो वो सिर्फ उतने स्पेस की एयर को ही ठंडा करता है। तो सबसे पहले हम लोग उसका COP निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं COP क्या होता है, COP का फार्मूला होता है लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। यहाँ सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, यहाँ सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कि ये जो टेम्परेचर वो केल्विन में है। अगर आपने केल्विन में नहीं रखा तो आंसर नहीं आएगा। तो लोअर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन से में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 308 केल्विन हो जाएगा। इसी प्रकार ये हायर टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक सॉरी इसमें हम लोग 30 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 जोड़ेंगे तो ये 308 हो जाएगा। जबकि ये कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 20 जोड़ेंगे 273 से कितना हो जाएगा, 293 हो जाएगा, ये 293 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें रख दीजिए तो लोअर टेम्परेचर कितना है, 293 डिवाइडेड बाय 308 माइनस 293, तो इसकी COP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी COP की वैल्यू आ जाएगी आपकी लगभग 19.533 हो जाएगी। ठीक, इसका हम लोग COP निकाल दिए तो लगभग 19.533। अब हम जानते हैं इससे कि रेफ्रिजरेटर की COP क्या होती है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होती है, वो इक्वल टू होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, 25 किलोवाट, 25 किलोवाट डिवाइडेड बाय वर्क डन हमको निकालना है। ये इक्वल टू कितना है, 19.533 के आसपास, बराबर 25 डिवाइडेड बाय W। तो W की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको COP से भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 1.2798 किलोवाट। ठीक, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2798। कितना आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1.28 का अप्रॉक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये इसका आखिरी क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे रेफ्रिजरेशन के वेपर कंप्रेशन संबंधित क्वेश्चन को। अगले चैप्टर में मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की साइकोमेट्री एंड साइकोमेट्रिक प्रोसेस संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। साइकोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रेफ्रिजरेशन में। रेफ्रिजरेशन देखिए, अगर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे अधिक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेशन के नॉमेनक्लेचर, उसकी कंडीशन, उनकी वर्किंग और वेपर कंप्रेशन से पूछे जाते हैं। और तीसरा जो पूछे जाते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं साइकोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो साइकोमेट्री एंड साइकोमेट्रिक प्रोसेस से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक, अगर आप में यहाँ पे कोई भी डाउट है, किसी प्रकार क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा।
अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो अगर इसके पहले के जो वीडियोस देखना चाहते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। और आप चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का, तो वो भी लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फिर तैयारी करते रहिए, किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए कांटेक्ट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।